हाय एवरीवन, गेट 2023 का जो मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम है, मैंने फर्स्ट पार्ट पे 20 प्रॉब्लम करवाया था। तो अभी जो प्रॉब्लम नंबर है कि 21, और फर्स्ट पार्ट में एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक भी हुआ है। तो मैं इस वीडियो में वो भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन सही होगा मैं ये भी इस वीडियो में कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए कि मैं कर दूँगा। जो दो प्रॉब्लम में थोड़ा सा डाउट आ रहा है, तो अभी कुछ न्यू प्रॉब्लम मिला है तो उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है। फॉर जूल थॉमसन इफेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स आर। तो क्या है कि जूल थॉमसन इफेक्ट के केस में कुछ स्टेटमेंट है, तो उसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। क्या है कि देखिए कि पहला ऑप्शन था आइसोट्रॉपिक और आइसेंट्रोपिक, ठीक है, कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ऐसा एक ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन है कि रिजल्ट इन कूलिंग as well as हीटिंग, ठीक है, कि कूलिंग भी होता है जूल थॉमसन इफेक्ट में और हीटिंग इफेक्ट भी आता है। थर्ड ऑप्शन जो है कि आइसेंट्रोपिक, थर्ड ऑप्शन जो है आइसेंथैल्पिक, ठीक है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। और एक ऑप्शन था कि फॉर आइडियल गैस इट ऑलवेज रिजल्ट इन कूलिंग, ठीक है, इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन कूलिंग, ठीक है, कि आइडियल गैस के केस में जूल थॉमसन इफेक्ट में क्या होगा कि ऑलवेज कूलिंग होगा। देखिए कि आपको कहाँ से पता चलता है कि जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, कि जो लो टेम्परेचर फिजिक्स का जो पार्ट होता है उसी में ये टॉपिक रहता है कि जूल थॉमसन इफेक्ट और उसके साथ एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है। ये दोनों पार्ट आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस बार क्या था कि एक MSQ क्वेश्चन था, ठीक है, कि MSQ क्वेश्चन था। तो आपको क्या करना था कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है उसको बताना था, ठीक है। देखिए कि जूल थॉमसन इफेक्ट जो होता है उसमें क्या होता है कि एंथैल्पी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो एक ऑप्शन होगा कि आइसेंथैल्पिक होगा। आइसेंट्रोपिक तो नहीं होगा। आइसेंट्रोपिक जो होता है एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन के लिए होता है। और यहाँ पे कूलिंग और हीटिंग दोनों इफेक्ट आता है। कूलिंग इफेक्ट तब आता है जब इन्वर्सन टेम्परेचर से टेम्परेचर कम रहता है, और इन्वर्सन टेम्परेचर से ज़्यादा रहता है तब क्या होता है कि हीटिंग इफेक्ट आता है। तो दोनों इफेक्ट ही शो करता है जूल थॉमसन इफेक्ट में। तो ए ऑप्शन भी सही है। और एक बोला गया है कि फॉर आइडियल गैस इट ऑलवेज रिजल्ट इन कूलिंग। तो देखिए कि जूल थॉमसन कोएफिशिएंट जो आता है म्यू फॉर आइडियल गैस के लिए वो एक्चुअली आता है 0। तो इससे आप ये नहीं कह सकते कि आइडियल गैस के लिए ऑलवेज रिजल्ट कूलिंग होगा। तो इसका जो आंसर होगा कि ओनली ऑप्शन बी एंड सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, एक स्टैटिस्टिकल से था। प्रॉब्लम नंबर 22 क्या था कि एक सिस्टम था, उसमें सिक्स स्पिन हाफ पार्टिकल्स था। क्या है कि वो जो पार्टिकल है वो कहाँ पे है, एक मैग्नेटिक फील्ड पे रखा गया है ये जो 6 पार्टिकल को। तो रखने के समय क्या हो रहा है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में रखने के लिए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड में ये पार्टिकल रहता है, ऐसे रहता है कि जब एनर्जी क्या हो रहा है कि एक बार
2 म्यू बी आ रहा है, और 2 म्यू बी जब एनर्जी हो रहा है ये 6 पार्टिकल को अरेंज करने से, तो और उसके साथ कि 6 म्यू बी एनर्जी जब हो रहा है उसका जो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी है एक्स, ठीक है, कि पार्टिकल 6 रखने का मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी आ रहा है 2 म्यू बी जब आ रहा है और 6 म्यू बी जो आ रहा है उसका एक्स और वाई है प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी जो ये एक्स और वाई है इसका रेशियो क्या होगा। तो पूछा गया था एक्स अंडर वाई क्या होगा, मतलब ये 6 पार्टिकल को, जो स्पिन हाफ पार्टिकल है उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखने से जब एनर्जी क्या आ रहा है कि 2 म्यू बी और 6 म्यू बी आ रहा है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी जो है एक्स और इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी है वाई, तो आपको बताना था कि एक्स अंडर वाई का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें क्या था, ये पूछा गया था, ये शायद नेट पे था, तो आपको बताना था कि ये जो प्रोबेबिलिटी एक्स अंडर वाई इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए पहला इसको करने का जो तरीका है कि स्पिन पार्टिकल दे रखा था, तो आपको पता है कि माइक्रोस्टेट जो होता है, माइक्रोस्टेट्स फॉर स्पिन पार्टिकल्स क्या होता है कि 2s + 1 होल ओवर n। तो यहाँ पे जो पार्टिकल गिवन था उसका स्पिन क्या था कि हाफ था, तो देखिए कि यहाँ पे इसके प्लेस में हाफ पुट करें तो क्या आ रहा है कि होल टू द पावर कितना पार्टिकल था कि 6 पार्टिकल, सो दैट मीन्स यहाँ पे जो आ रहा है 64। तो माइक्रोस्टेट क्या हो रहा है कि 64। तो देखिए अभी आपको क्या करना है कि इसका जो अरेंजमेंट है उसको आपको अच्छे से क्या करना है कि मैक्रो और माइक्रोस्टेट को पहले अरेंज करना है, ठीक है। तो ये इतना टोटल क्या होगा कि 64 माइक्रोस्टेट मिलेगा इस सिस्टम में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा मैक्रो स्टेट भी डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि मैक्रो स्टेट को इसमें लगेगा। देखिए कि मैक्रो स्टेट जो होता है इस सिस्टम में जो होगा मैक्रो स्टेट क्या होगा, देखिए कि 6 पार्टिकल है, तो 6 स्पिन हाफ पार्टिकल है, तो मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल होगा। तो ऐसे कर सकते हैं कि कुछ पार्टिकल पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल, और कुछ पार्टिकल क्या होगा कि आपका क्या होगा कि कुछ पार्टिकल आपका एंटी पैरेलल होगा, ठीक है, एंटी पैरेलल होगा। तो देखिए कि आपके पास 6 पार्टिकल था, तो ऐसे कर सकते हैं कि एक भी पार्टिकल पैरेलल नहीं है अलोंग मैग्नेटिक फील्ड के बराबर, और जो एंटी पैरेलल है तो वो क्या होगा कि 6 पार्टिकल में 6 पार्टिकल ही एंटी पैरेलल है, ठीक है। एक केस हो सकता है, और ऐसे करके आप ऐसे करें कि एक पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल है अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो है एंटी पार्टिकल क्या होगा, तो टोटल 6 पार्टिकल है, तो इसमें क्या हो रहा है कि एंटी पैरेलल क्या हो रहा है कि 5 पार्टिकल। ऐसे करके जितने सारे पॉसिबिलिटी है मैक्रोस्टेट वो लिख दीजिए। क्या होगा कि नेक्स्ट 2 पार्टिकल पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड से और एंटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड से जो है कि तब क्या होगा कि 4 पार्टिकल एंटी पैरेलल है। तो ऐसे करके 3 पार्टिकल अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, तो तब क्या होगा कि 3 पार्टिकल एंटी पैरेलल। तो ऐसे करके नेक्स्ट जो आएगा 4, यहाँ पे 2, आपको टोटल 6 करना है, तो इसलिए ऐसे अरेंज करें कि इतना सारे माइक्रोस्टेट पॉसिबल है कि 5 1 ए भी होगा, ठीक है। और क्या होगा कि 6 पार्टिकल ही अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक भी पार्टिकल एंटी पैरेलल केस में नहीं है, ठीक है। तो देखिए कि कितना आपके पास कितना पॉसिबिलिटी आ रहा है मैक्रो स्टेट में। तो देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड में जो पैरेलल हो रहा है वो क्या है कि 0 1 2 3 4 5 6, और एंटी पैरेलल जो हो रहा है उसके साथ 6 5 4 3 2 1 0। तो देखिए आपको पूछा गया था कि माइक्रोस्टेट, आपको बोला गया था कि एनर्जी क्या हो रहा है। तो माइक्रोस्टेट देखिए इसके साथ माइक्रोस्टेट भी कैलकुलेट करिए कि माइक्रोस्टेट क्या हो रहा है। देखिए तो यहाँ पे एक भी पार्टिकल पैरेलल नहीं है, ठीक है, एक भी पार्टिकल आपका पैरेलल नहीं है। सो दैट मीन्स
6 पार्टिकल से एक भी पार्टिकल आपका क्या है कि पैरेलल नहीं है, दैट मीन्स 6C0। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है कि 1, ठीक है। और देखिए कि 6 पार्टिकल से एक पार्टिकल पैरेलल है, तो इसलिए क्या होगा कि C6 1, तो क्या हो रहा है कि 6, ठीक है। देखिए ऐसे कर रहा है कि इसलिए कि एंटी पार्टिकल तब आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि देखिए कि आप एक केस लीजिए कि पैरेलल या एंटी पैरेलल, ठीक है। तो आपको जब एक पार्टिकल पैरेलल में है तो डेफिनेटली क्या होगा, 5 पार्टिकल एंटी पैरेलल ही होगा, ठीक है। और पार्टिकल जो है वो आइडेंटिकल है, तो इसमें आपका जो माइक्रोस्टेट होगा कि आपका यही कंसीडर कर लीजिए और उसको कैलकुलेशन नहीं करना है, इसको नहीं कंसीडर करे भी चलेगा, ठीक है। ये डेफिनेटली होगा कि 5 पार्टिकल एंटी पार्टिकल रहेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या होगा कि 6C2 आप एक करें कि आपको क्या करना है कि आप मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल जो है उसी से माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करें, या क्या करें कि एंटी पैरेलल में है उसमें कैलकुलेट करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि 652 दैट मीन्स 15, और इसमें जो आएगा कि 6 पार्टिकल से 3 पार्टिकल पैरेलल में है। मैं ये कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब 3 पार्टिकल पैरेलल हो रहा है तो और 3 पार्टिकल क्या होगा, वो एंटी पैरेलल ही होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये 20 आ गया, और इसमें क्या आएगा कि C64, इसमें आ रहा है 15, ऐसे करके C65, ये आ रहा है 6, और C6 दैट मीन्स 1, ठीक है। क्या है देखिए थोड़ा सा कि 1 6 15 20 15 6 एंड 1, तो ये टोटल कितना हो रहा है कि 64, टोटल माइक्रोस्टेट कितना हो रहा है 64। तो ऐसे करके आप एंटी पैरेलल में कैलकुलेशन करते तो उसी टाइम भी आपका माइक्रोस्टेट आ जाता, ठीक है। तो आप क्या करें कि एक ही डायरेक्शन में करिए, क्योंकि जब ये 2 पार्टिकल पैरेलल में रह रहा है तो डेफिनेटली क्या हो रहा है कि और जो बचा हुआ है 4 पार्टिकल वो एंटी पैरेलल ही हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या मिल रहा है कि जो आपका फॉर्मूला से आता है कि माइक्रोस्टेट का वैल्यू स्पिन पार्टिकल के लिए क्या होता है कि 2s + 1 होल टू द पावर n, सो दैट इज इक्वल टू 64, ठीक है। तो आपको क्या पूछा गया था कि एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। देखिए तो इस टाइम आपका एनर्जी जो हो रहा है एक्चुअली 6 पार्टिकल ही एंटी पैरेलल है फील्ड से, सो दैट मीन्स क्या होगा -6 ऑफ म्यू बी, ठीक है। सारे जो 6 पार्टिकल है वो सारे क्या है कि एंटी पैरेलल है, मतलब क्या होगा कि -6 म्यू बी। और इसमें क्या है देखिए कि 5 एंटी पैरेलल है और 1 पैरेलल है, तो मतलब क्या होगा कि -4 म्यू बी आएगा, ठीक है। तो इस केस में देखिए ये करने का ज़रूरत नहीं है, माइक्रोस्टेट कैसे आ रहा है ये इसका इतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका 64 फार्मूला से भी आ रहा है, ठीक है। मैं ये हटा दे रहा हूँ कि इसको ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये कर दीजिए कि एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट करिए, क्योंकि आपको जो पूछा गया है कि स्पेसिफिक 2 म्यू बी के केस में और 6 म्यू बी के केस में प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है। देखिए इसमें क्या होगा, तो क्या होगा कि देखिए 0.6 जो आ रहा था, इसमें जो एनर्जी हो रहा है कि -6 ऑफ म्यू बी, और इसमें क्या आ रहा है कि -4 ऑफ म्यू बी। ऐसे करके नेक्स्ट जो आएगा कि 4 एंटी पैरेलल है, 2 पैरेलल है, तो मतलब -4 म्यू बी प्लस 2 म्यू बी, सो दैट मीन्स -2 म्यू बी। और जो होगा कि 3 और 3, तो 3 आपका पैरेलल है और 3 जो पार्टिकल है वो एंटी पैरेलल है फील्ड से, दैट मीन्स +3 म्यू बी -3 म्यू बी दैट इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो आएगा कि 2 म्यू बी, और यहाँ पे जो आ रहा है कि एक्चुअली 4 म्यू बी, और लास्ट में जो आएगा 6 पैरेलल है और एंटी पैरेलल कुछ बचा नहीं है, सो दैट मीन्स 6 म्यू बी। और जो आपका माइक्रोस्टेट आ रहा था, तो इसके लिए आपका माइक्रोस्टेट आ रहा था 1, मैं फिर भी एक बार लिख दे रहा हूँ कि ये आया था 1, और ये क्या था कि 6, और ये 15, और इसमें आ रहा था आपका 20, एक्चुअली 1
6 है यहाँ पे, और क्या कि आपका 15 और क्या आ रहा था 20, ठीक है। एक ये 20 और एक था कि 15, और एक था 15 और एक था 6 और एक था 1, ठीक है। आपको माइक्रोस्टेट लगेगा यहाँ पे क्योंकि प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, तो देखिए माइक्रोस्टेट यहाँ पे लगेगा। ये फार्मूला से 64 आ रहा है, ठीक है, बट ऐसे करने से आपका जो एक्चुअल क्वेश्चन में था कि देखिए क्वेश्चन क्या था कि आपको बोला गया था कि x क्या है, x है कि 2 म्यू बी जब एनर्जी हो रहा है पार्टिकल, जो 6 पार्टिकल रह रहा है जिस कॉन्फ़िगरेशन में, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए कि 2 म्यू बी वाला जो केस है, एक्चुअली यही केस है कि 2 म्यू बी वाला जो केस है 4 पैरेलल और 2 एंटी पैरेलल केस में जो हो रहा है, उसी टाइम आपको क्या मिल रहा है कि एनर्जी 2 म्यू बी मिल रहा है। तो इसमें देखिए कि माइक्रोस्टेट क्या मिल रहा है कि 15, तो माइक्रोस्टेट मतलब जो सक्सेसफुल इवेंट है वो 15, और जो टोटल इवेंट हो रहा है मतलब जो टोटल माइक्रोस्टेट है ये 64, ठीक है। और क्या है कि और एक प्रोबेबिलिटी पूछा गया था कि जब एनर्जी 6 म्यू बी होगा, ठीक है, 6 म्यू बी हो रहा है। देखिए यहाँ पे 6 म्यू बी कहाँ पे हो रहा है कि 6 पार्टिकल पैरेलल और कोई भी पार्टिकल एंटी पैरेलल ना रहे, तब आपका क्या हो रहा है कि एनर्जी टोटल आ रहा है कि 6 म्यू बी। तो यहाँ पे देखिए कि आपका जो माइक्रोस्टेट है, जो आपका सक्सेसिव इवेंट है, ऐसे भी मान सकते हैं कि जो माइक्रोस्टेट है ऐसे केस में तो एक है, और जो टोटल माइक्रोस्टेट है क्या है कि 64। तो आपको पूछा गया था कि x अंडर y, दैट मीन्स ये जो दो प्रोबेबिलिटी है तो इसका रेशियो क्या होगा, तो कैलकुलेट करिए कि आप देख भी पा रहे हैं कि इसमें जो रिजल्ट आ रहा है 15, ठीक है। तो इस एक नेट का क्वेश्चन था, ये बहुत ही मतलब अच्छे क्वेश्चन था। तो इसका जो आंसर आ रहा है कि x अंडर y इक्वल टू 15 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना था, सिर्फ आपको जो अरेंजमेंट था पार्टिकल को पहले अरेंज करना था, और जो स्पेसिफिक आपको जो फॉर्मूला होता है कि स्पिन पार्टिकल के लिए माइक्रोस्टेट, टोटल माइक्रोस्टेट इक्वल टू 2s+1, जो आपने स्टैटिस्टिकल में एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए यूज करते थे, वो लगा दीजिए, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए कि प्रॉब्लम नंबर 23 क्या है कि द ग्राफ ऑफ हॉल इफेक्ट, resistivity rho of xy varies with magnetic field, तो ऑप्शन बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी एज कि हॉल इफेक्ट के केस में जो रेजिस्टिविटी होता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड से क्या रिलेशन होगा, मतलब कैसे ग्राफ आएगा। तो उसमें कुछ ग्राफ ऐसे था, तो एक था कि B वर्सेस रो ऑफ एक्स वाई, ऐसा था फर्स्ट ऑप्शन, और सेकंड ऑप्शन जो था यहाँ पर B और A था रो ऑफ एक्स वाई, जो कैसे था कि ऐसा, और जो है कि एक ग्राफ ऐसे था जो है कि B ऑफ रो ऑफ एक्स वाई, और एक ऑप्शन जो था वो कैसे था कि B ऑफ रो ऑफ एक्स वाई। देखिए क्या है कि हॉल इफेक्ट के केस में रेजिस्टिविटी का मैग्नेटिक फील्ड से जो वेरिएशन होगा वो कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए, तो आपको पता है कि जो रेजिस्टिविटी होता है हॉल इफेक्ट के केस में,
रेजिस्टिविटी जो होता है, रेजिस्टिविटी इक्वल टू होता है कि आपने पढ़ रखा है कि जो फॉर्मूला ओमेगा सी टाउ अंडर सिग्मा, ठीक है। और सिग्मा स्पेसिफिक एक कांस्टेंट होता है और ओमेगा सी का वैल्यू होता है कि क्यू बी अंडर एम और उसके साथ टाउ, ठीक है। और यहाँ पे एक सिग्मा था। तो देखिए कि ये जो सारी चीज़ है क्यू एम वो मास है चार्ज कैरियर का, और क्यू जो होता है कि चार्ज होता है, तो टाउ सिग्मा कंडक्टिविटी होता है, टाउ जो होता है। तो इसमें जो जितने सारे टर्म है इससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आपको जो देख रहा है कि देखिए यहाँ पे जो मिल रहा है कि रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। तो क्या है कि रो रेजिस्टिविटी जो है हॉल इफेक्ट के केस में, ये फार्मूला आपको पहले से पता था कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, ठीक है। जैसे हॉल वोल्टेज, ठीक है, हॉल कोएफिशिएंट। तो ऐसा एक था कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है वही रेजिस्टिविटी होता है। कि हॉल इफेक्ट के केस में रेजिस्टिविटी जो होता है ओमेगा सी टाउ अंडर सिग्मा। तो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है कि क्यू बी अंडर एम, ठीक है, और टाउ अंडर सिग्मा जैसे था ऐसे रहेगा। तो आपको देखना था कि रो का बी से रिलेशन कैसा है। देखिए कि यहाँ पे जो मिल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो देखिए कि ऑप्शन सी होगा, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन होगा और जो ओरिजिन में पास करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है क्या कि प्रॉब्लम नंबर 24। दो ग्रुप दे रखा था, मतलब कि इधर कुछ डाटा था और इस साइड भी कुछ डाटा था। तो देखिए क्या था कि कुछ डायोड के बारे में उसने बोला था कि उन्होंने बोला था कि जेनर डायोड, और उसके साथ एक था कि फोटो डायोड, और एक था कि टनल डायोड। मतलब जितने सारे डायोड आप लोग पढ़ते हैं तो सब सारे डायोड ऑलमोस्ट दे रखा था, और एक था पिन डायोड, ठीक है। और इधर में क्या था कि इधर में था ऑसिलेटर, ठीक है, इधर में था ऑसिलेटर, और एक था कि वोल्टेज रेगुलेटर, और क्या था कि फोटो डिटेक्टर, और एक था फोटो डिटेक्टर, और एक था कि RF ऑसिलेटर, ठीक है। तो देखिए ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। एक्चुअल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ऑफिशियल क्वेश्चन अनाउंस होने से। तो देखिए अभी जो हमें अभी तक मिला है कि ऐसा कुछ ऑप्शन था। तो देखिए मैं यहाँ पे 1, 2 और 3 और 4 ऐसे कर दिया। तो यहाँ पे क्या था कि मान के चलिए कि P, Q, A, R और A, S। आपको क्या करना था कि अरेंज करना था कि कौन सा रिलेशन आपका सही होगा। 4 ऑप्शन में क्या था कि कुछ आपके रिलेशन था। देखिए कि पहला तो क्या है कि जेनर डायोड। तो जेनर डायोड का एक काम होता है कि वोल्टेज रेगुलेटर की तरफ ये बिहेव करता है। तो आपने पढ़ भी रखा है कि जेनर डायोड एज लाइक ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये क्या होगा कि एक जो केस है तो वो कहाँ से मिल रहा है कि Q से मिल रहा है, ठीक है, एक जो पेयर है ये, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है कि फोटो डायोड आपने पढ़ रखा कि फोटो डायोड क्या होता है कि फोटो डिटेक्टर जैसा काम करता है, और फोटो डिटेक्टर में हम लोग फोटो डायोड यूज़ करते हैं। तो इसलिए क्या होगा कि 2 जो है कि वो R से पेयर बनाएगा, मतलब इससे इसमें रिलेशन है, ठीक है, ये इसका रिलेट हो रहा है। और टनल डायोड जो होता है एक्चुअली ऑसिलेटर की तरफ बिहेव करता है, ठीक है। तो टनल डायोड होता है वो ऑसिलेटर से पेयर बनाएगा, मतलब रिलेशन है। टनल डायोड यूज एज ए ऑसिलेटर। एंड पिन डायोड जो होता है स्पेसिफिक, वो एक क्या होता है कि RF ऑसिलेटर की तरफ काम करता है। तो इसलिए क्या होगा कि 4 वाला जो केस है वो ऐसा है कि S से मिलेगा, ठीक है।
तो ये जो एक्चुअल जो कुछ डाटा यहाँ पे है कि इसमें थोड़ा चेंज भी हो सकता है। तो आपका ये ऐसा कुछ है, ऐसे मेरे को मिला है, तो मैं यहाँ से रिलेट करके बोल रहा हूँ कि देखिए कि टनल डायोड ऑसिलेटर की तरफ काम करता है और पिन डायोड भी एक ऑसिलेटर की तरफ काम करता है, बट वो एक रेडियो फ्रीक्वेंसी RF ऑसिलेटर से जैसा काम करता है। और फोटो डायोड फोटो डिटेक्टर की तरफ काम करता है, जेनर डायोड एज लाइक ए वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी क्लास में भी कर रहा था, ठीक है, करवा रखा है। ठीक है, देखिए तो ये ऐसा कुछ 1, 2 और 3 क्वेश्चन ऐसे कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उससे पूछा गया था। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है जो मैंने कल के लेक्चर में पार्ट 1 में कर रहा था, तो देखिए इसमें थोड़ा एक मैंने जो पहला क्वेश्चन मेरे को मिला था, तो प्रॉब्लम नंबर 27 शायद, देखिए क्या था, मैं वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास CV/T वर्सेस ऑफ टी स्क्वायर का जो ग्राफ था पूछा गया था कि सॉलिड के केस में, बट बोला गया था, मेरे को पहला जो मिला था कि सॉलिड के केस में ये ग्राफ क्या होगा, बट अभी कुछ स्टूडेंट ने बोल रहा है कि ये जो एक्चुअल क्वेश्चन में पूछा गया था कि फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या होगा। देखिए कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से जो आता है, देखिए सॉलिड का जो स्पेसिफिक होता है कि CV = αT + βT³। ये जो पार्ट आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन से, ठीक है, और ये जो वाला पार्ट आता है ये आता है लैटिस वाइब्रेशन से। तो जब आपको बोला गया है कि जो मटेरियल है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन आता है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड में, तो वो नहीं आएगा, सिर्फ क्या होगा कि CV = βT³। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना था कि फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोला गया था। तो देखिए क्या आ रहा है कि CV ओनली आएगा लैटिस वाइब्रेशन से, तो CV = क्या होगा βT³। तो देखिए यहाँ पे आप CV/T करें तो क्या आ रहा है कि βT²। तो आपका जो ग्राफ आएगा, तो देखिए अभी तो यहाँ पे क्या था कि T² और यहाँ पे था कि CV/T। तो इसका जो ग्राफ आ रहा है देखिए कि एक्चुअली ऐसा, बट इन केस आपके पास मैंने पार्ट 1 में कर रखा है कि कुछ नहीं बोलता कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता, तो क्या होता कि CV/T = α + βT², जिसका ग्राफ आ रहा था हम लोग का कि ऐसे आ रहा था। ठीक है, ये थोड़ा चेंज हो जाएगा ऑप्शन में, तो ये था शायद, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, और इसका जो आंसर मेरे को लग रहा है कि ए होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोला गया था। तो फिर उसी टाइम इलेक्ट्रॉनिक जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं कंसिडर करना है, उससे कुछ टर्म नहीं आएगा, सिर्फ लैटिस वाइब्रेशन का पार्ट आएगा, दैट मीन्स βT³ वाला पार्ट आएगा। देखिए नेक्स्ट एक प्रॉब्लम आया था जो क्वांटम मैकेनिक्स से बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एक प्रॉब्लम था। मैं पहले वो प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए, प्रॉब्लम नंबर 28। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या था कि कंसीडर ए पार्टिकल in 2D infinite square potential, in 2D infinite square well potential
स्क्वायर वेल पोटेंशियल, जिसका साइड दे रखा था कि पोटेंशियल ऑफ साइड क्या है कि L, विथ जो क्या है कि जिसका उसमें जो विथ था क्या है कि जो रीजन है कि x का वैल्यू 0 से L तक और y का वैल्यू भी, और उसके साथ y का वैल्यू क्या कि 0 से L तक, ठीक है। फिर क्या था कि द वेव फंक्शन, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, द वेव फंक्शन, the wave function of the particle is 0, particle is 0 only along the line, only along the line y equal to L under 2। तो क्या है कि पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है तो वो 0 आ रहा है y इक्वल टू L/2 पॉइंट पे, ठीक है, इस लाइन पे। और क्या है कि apart from the boundaries of the wall, boundaries of the wall, ठीक है। क्या है कि इफ द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन दिस स्टेट, तो कुछ इंफॉर्मेशन है, इफ द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल in this state is E, ठीक है, E is E, और आप करें कि E2 ऐसे भी कर सकते हैं कि ओके, सो ठीक है। तो एनर्जी क्या है कि एनर्जी E, तो बोला गया है कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द, तो बताना है कि ग्राउंड स्टेट क्या होगा इस सिस्टम में, ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगा। जो ऑप्शन था, देखिए कि ऑप्शन क्या था। ऑप्शन जो था कि जो एनर्जी E से रिलेट करके था कि एक ऑप्शन था 3/8 E, सेकेंड ऑप्शन था 2/5, ठीक है, 2/5 ऑफ E, थर्ड ऑप्शन था 1/4 ऑफ E, और फोर्थ ऑप्शन जो है क्या था कि हाफ ऑफ E। देखिए क्या है कि एक स्पेसिफिक एनर्जी जो जैसे है कि इफ़ द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन दिस स्टेट, जहाँ पे पार्टिकल क्या कर रहा है कि y इक्वल टू L/2 पे वही फंक्शन 0 कर रहा है, तो उसी टाइम जो पार्टिकल का जो एनर्जी है तो उस स्टेट में E है। तो आपको बताना है कि इस सिस्टम में जो ग्राउंड स्टेट आ रहा है, तो ग्राउंड स्टेट का जो एनर्जी हो रहा है मतलब Eg कितना गुना होगा E से, ठीक है। आपको बोला गया था कि ये जो फैक्टर होगा ये क्या होगा, तो ऑप्शन में था 3/8, 2/5, 1/4 एंड 1/2, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्रॉब्लम है, तो मैं कर रहा हूँ, देखिए पहले प्रॉब्लम को थोड़ा सा नोट कर लीजिए। कुछ मतलब ये भी मेमोरी बेस्ड है तो थोड़ा चेंज भी हो सकते हैं, बट ऐसे था। तो देखिए कि पहला प्रॉब्लम पढ़ लीजिए। कंसिडर ए पार्टिकल इन 2 डायमेंशन इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, जहाँ पे दे रखा है कि x का और y का जो विथ है कि 0 to L एंड 0 to L। तो बोला गया है कि द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इज 0 ओनली अलोंग द लाइन y इक्वल टू L/2। तो यही एक्चुअली क्वेश्चन का जो करने का जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये बाउंड्री कंडीशन जो है उसको आपको लगाना है। अपार्ट फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ द वॉल, इफ द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन दिस स्टेट इज E,
ठीक है। तो उसी टाइम आपको जो एनर्जी आ रहा है तो इस स्टेट में ई, तो आपको बताना है कि सिस्टम में जो एनर्जी आएगा ग्राउंड स्टेट वो ई से कितना होगा, ठीक है। देखिए मैं कर रहा हूं, तो पहला देखिए कि जो एक्चुअली 2D केस में क्या होता कि 2D केस में 2D इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स में क्या होता है कि जो वेव फंक्शन होता है स्क्वायर वेव पोटेंशियल में कि x ऑफ y साई ऑफ एक्स वाई, जो वेव फंक्शन का फॉर्म होता है कि √2/L, एक बार साइन ऑफ x पार्ट के लिए आएगा कि x के लिए nx के लिए, तो साइन ऑफ nx ऑफ पाई ऑफ x अंडर क्या कि L, और वेव फंक्शन क्या होता है कि वेव फंक्शन जो होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसलिए क्या होगा कि और एक बार y के लिए आता है कि 2/L, उसके साथ यहाँ पे भी साइन ऑफ n y ऑफ पाई ऑफ y अंडर L, ठीक है। तो ये होगा 2D स्क्वायर वेव पोटेंशियल का जो पोटेंशियल वेव फंक्शन होता है। तो देखिए क्या है कि बोला गया है कि y का वैल्यू L/2, ठीक है। तो क्या है कि एक कंडीशन है कि x तो कोई चेंज नहीं है, मतलब x का वैल्यू कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बट y जब L/2 हो रहा है तो उसी टाइम जो वेव फंक्शन क्या हो रहा है कि वैनिश हो रहा है, ठीक है। तो यही आपका कंडीशन है, तो इससे आपको कैलकुलेट करना है कि एनर्जी का वैल्यू तब क्या होगा इस केस में, ठीक है। तो देखिए कि पहला जो है कि यहाँ पे nx और ny जो होता है ये क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर होता है कि 1 2 3 ऐसे करके ऑल पॉजिटिव इंटीजर हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी क्या है कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें क्या हो रहा है कि L/2 हो रहा है y का वैल्यू, तो इसलिए क्या हो रहा है कि इसी पार्ट से आपका वेव फंक्शन 0 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या आ रहा है कि साइन ऑफ आपके पास कि ny ऑफ पाई ऑफ L y इक्वल टू L/2, सो दैट मीन्स 2L, तो क्या आ रहा है कि इक्वल टू 0 इस बाउंड्री कंडीशन से जो क्वेश्चन में गिवन था। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ रहा है कि देखिए कि साइन ऑफ ny पाई/2, so that is equal to 0, so that means sin of this is equal to sin of m पाई, ठीक है। m का जो वैल्यू होता है कि m इक्वल टू प्लस एक्चुअली प्लस 1 2 3 अरे ऑल पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 मैंने कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो आपका क्या होगा कि ये जो ny वाला टर्म है ये क्या होगा कि ये 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा तो ये 2 डायमेंशन वाला जो केस है वो क्या होगा कि वो नहीं रहेंगे, तो इसलिए इसमें 0 कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, बट साइन ऑफ m पाई इक्वल टू 0 में m का वैल्यू क्या होता है कि 0 1 2 3 ऐसे चलता है, ठीक है। तो 0 यहाँ पे ना कंसिडर करें क्योंकि 0 कंसिडर करने से क्या होगा ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ny 0 हो जाएगा, तो क्या होगा कि ये 2D वाला जो सिस्टम था वो 1D में हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन ही मतलब आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ से क्या होगा कि ny क्या मिल रहा है, देखिए ny इक्वल टू, सो आपका देखिए पाई पाई कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे जो मिल रहा है 2m, ठीक है। तो ny इक्वल टू 2m। तो इसमें एक इन्फॉर्मेशन आ रहा है, देखिए कि ny का जो वैल्यू है वो क्या होगा इवन होगा, क्योंकि 2m आ रहा है तो m का वैल्यू 1 2 3 ऐसे होता है। तो देखिए कि यहाँ पे क्या आ रहा है कि ny का वैल्यू इवन होगा, तो मतलब जैसे आपका nx ny का वैल्यू ऑल पॉजिटिव इंटीजर होता है, बट इस केस में जो ये बाउंड्री कंडीशन दे रखा था स्पेसिफिक, इसके लिए ny का वैल्यू देखिए कि nx का वैल्यू जैसा भी हो चलेगा, मतलब ऑड इवन ऑल पॉसिबल है, ठीक है। बट ny का वैल्यू इस केस में क्या है कि सिर्फ इवन में आएगा, तो 2 4 पहला 2 में आएगा, फिर 4 6 ऐसा ऑल इवन में ये पॉसिबल है, ठीक है। देखिए तो फिर क्या हुआ कि आपका जो ये वेव फंक्शन था तो ये थोड़ा सा आपका
आप सिंप्लीफाई करने से क्या आ रहा है, देखिए कि साई ऑफ एक्स वाई तो क्या आएगा, देखिए रूट अंडर 2 अंडर एल, तो क्या हो गया 2 अंडर एल, दोनों मल्टीप्लाई करने से। तो देन क्या हो गया कि साइन ऑफ एक क्या है कि साइन ऑफ फर्स्ट वाला जो टर्म है तो साइन ऑफ एन एक्स पाई ऑफ एक्स अंडर एल, और एक है कि साइन ऑफ क्या है कि एन वाई ऑफ पाई ऑफ वाई अंडर एल। ठीक है, तो ये ही आपका वेव फंक्शन है अभी जो केस यहाँ पे दे रखा था। फिर आपको कैलकुलेट करना है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगा, क्योंकि अभी जो पूछा रहा है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी और जो इस केस में जो एनर्जी, इस दोनों में जो रिलेशन है उसको आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो देखिए पहला क्या करेंगे कि आपका जो एनर्जी होगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो वो क्या होगा कि ई ऑफ एन एक्स ऑफ एन वाई, तो इक्वल टू क्या है कि ग्राउंड स्टेट, सो मैंने यहाँ पे इजी कंसिडर किया, तो क्या होगा देखिए कि आपका जो फॉर्मूला होता है कि एन एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर एज कट स्क्वायर अंडर 2m ऑफ एल स्क्वायर विथ क्या है कि एल है। सिमिलरली यहाँ पे होता है कि एन वाई स्क्वायर ऑफ पाई स्क्वायर ऑफ एज कट स्क्वायर अंडर 2m ऑफ एल स्क्वायर। तो इसमें जो कॉमन आ रहा है ले लीजिए कि पाई स्क्वायर एज कट स्क्वायर अंडर 2m एल स्क्वायर बाहर आ गया, तो इसमें जो बचा हुआ है कि एन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एन वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कि आपको बोल रहा है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगा, तो इन केस क्या होता कि ग्राउंड स्टेट के केस में 2D के लिए तो एन एक्स का वैल्यू 1 होता, एन वाई का वैल्यू भी 1 होता, बट इन केस यहाँ पे क्या है जो बाउंड्री कंडीशन है ये स्पेसिफिक क्या है कि एन वाई का वैल्यू 1 नहीं लेना है, सारे क्या है कि इवन है। तो यही जस्ट आपका जो जैसे प्रॉब्लम आता है उससे डिफरेंट है, इसमें जो कंडीशन दे रखा था इसमें एक स्पेसिफिक क्या होगा कि एन वाई का वैल्यू 2 कंसिडर करने पड़ेंगे। ठीक है, ग्राउंड स्टेट बोल रहा है इसलिए सबसे स्मॉल वैल्यू लीजिए एन वाई का और एन एक्स का, तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेट करने से जो मिल रहा है, सो दैट इज ईजी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ईजी इक्वल टू ये 5 हो गया कि एन एक्स का वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 2 एन वाई का वैल्यू 2, तो 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4, सो दैट मीन्स 5 ऑफ पाई स्क्वायर एज कट स्क्वायर अंडर 2m एल स्क्वायर। और क्या था कि जो एक्साइटेड स्टेट है तो उसमें आपको पूछा गया था कि एन एक्स एन वाई एक स्पेसिफिक आप मान के चलिए कि एक्साइटेड कुछ स्टेट है, तो पाई स्क्वायर एज कट स्क्वायर अंडर 2m एल स्क्वायर। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होगा कि एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ये 1 और 2 किस में आ रहा है कि ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। तो आपके पास जितने सारे पॉसिबिलिटी अभी तक बचा है कि एन एक्स का वैल्यू 1 लीजिए, एन वाई का वैल्यू नेक्स्ट 4 लीजिए, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं ऐसे, और एन एक्स का वैल्यू भी आप चेंज कर सकते हैं कि 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारे पॉसिबिलिटी है। तो आपको पूछा गया था कि जो आपके पास जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगा, ये जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी हो रहा है वो एक स्पेसिफिक एक्साइटेड स्टेट से कितना होगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको ऑप्शन जो था उसमें ऑप्शन टेस्ट करते तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऑप्शन को फिर एक बार लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन लगा के आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक आपने तो पूरा कैलकुलेशन कर ही लिया है, बट ऑप्शन टेस्ट करने से आपका एक आसान हो जाएगा कि इसका रिजल्ट क्या होगा, कौन सा रिलेशन सही था। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या था, मैंने अभी लिखा था इस प्रॉब्लम में 3/8 ऑफ ई, और सेकेंड ऑप्शन क्या था कि 2/5 ऑफ ई, एंड थर्ड ऑप्शन क्या था कि हाफ, दैट इज सॉरी दिस इज 1/4 ऑफ ई, एंड फोर्थ ऑप्शन जो था कि हाफ ऑफ ई। देखिए पहला क्या है कि यहाँ पे जो ए वाला टर्म है एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर, ए एक इंटीजर होगा क्योंकि जो एन एक्स और एन वाई है वो क्या है कि एक इंटीजर है, तो इसका स्क्वायर करके ऐड करने से एक इंटीजर होगा। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे आप क्या करें कि जो ग्राउंड स्टेट है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये वाला पार्ट को हटा रहा हूँ। देखिए ठीक है, तो चलिए आपका ग्राउंड स्टेट ये मिल रहा था ना, ठीक है। तो देखिए कि ग्राउंड स्टेट अंडर जो एक्साइटेड स्टेट है, तो देखिए क्या एक्साइटेड स्टेट क्या मिल रहा था कि 5 स्क्वायर एच कट स्क्वायर अंडर क्या था कि 2ml स्क्वायर, और इससे रिलेटेड क्या था कि एक nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर, जिसका वैल्यू क्या होगा कि एक इंटीजर होगा। nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर का वैल्यू सम करने से एक इंटीजर होगा, ठीक है। देखिए तो पहला क्या करें कि इसमें आप ये कर दे कि ये क्या है कि 3/8, तो पहला ऑप्शन जो है वो क्या है कि 3/8, ठीक है। तो देखिए तो फिर क्या होगा, तो आपको जो यहाँ पे देखिए 3/8 कर दिया, तो ई जो है एक्चुअली जो ईजी है क्या है कि 5/e का वैल्यू क्या है कि nx स्क्वायर, मतलब आप ऐसे करें कि nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर, तो ये दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिलेगा कि nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन में जो है कि 3/8। तो आपको क्या मिल रहा है, एक ऑप्शन चेक कर लीजिए, तो फिर आपको कैसे करना था वो पता चल जाएगा कि इसमें क्या आ रहा है कि 40 और डिवाइडेड बाई 3। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है nx स्क्वायर प्लस ये एक्चुअली ny स्क्वायर है, तो क्या है कि ny स्क्वायर का वैल्यू जो आ रहा है 40/3। मैंने अभी बोला है कि nx और ny का वैल्यू दोनों ही इंटीजर है, उसका स्क्वायर का ऐड करने से एक स्पेसिफिक इंटीजर मिलता है, तो ये ऐसा फ्रैक्शन नहीं मिलेगा, तो इसलिए कि ऑप्शन ए नहीं होगा। तो आप ऐसे करके बाकी जो ऑप्शन है उसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए और चेक करके देखिए कि क्या आ रहा है। जैसे आप 2/5 करेंगे तो क्या होगा कि ए वाला जो टर्म इक्वल टू हो रहा है कि 2/5, तो देखिए मैं वो भी कर रहा हूँ कि 2/5 आ रहा है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा कि nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर इक्वल टू 25/2, तो ये भी नहीं होगा। तो चलिए ऑप्शन सी में तो क्या है कि फिर क्या होगा कि 5/nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 1/4। तो इसमें देखिए क्या आ रहा है कि nx स्क्वायर प्लस ऑफ ny स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 20। तो ये एक्चुअली एक इंटीजर आ रहा है, तो ठीक है। और जो फोर्थ ऑप्शन है उसको भी थोड़ा सा चेक कर लीजिए, तो वहाँ पे भी देखेंगे क्या होगा कि वहाँ पे भी आपका क्या होगा कि nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा कि 10, ठीक है। यहाँ पे 20 और वहाँ पे 10, तो देखिए ये दोनों में एक्चुअली इंटीजर आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन का पॉसिबिलिटी है होने का, बट ऑप्शन ए और बी तो नहीं हो सकता क्योंकि nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर का वैल्यू इंटीजर होता है। तो ठीक है, तो बट इसको थोड़ा सा और भी चेक कर लीजिए कि ये MCQ कि ये नेट वाला ए और ए MSQ था। तो देखिए कि आपको फिर करना है कि nx और ny का कुछ वैल्यू कंसिडर करके देखना है कि 20 और 10 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए पहला केस जो था इसमें कि nx का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, बट ny का वैल्यू जो है इस प्रॉब्लम में इवन लेना है। तो देखिए यहाँ पे आपने यहाँ पे nx का वैल्यू 2 कंसिडर करें, तो इसमें क्या आ रहा है कि 2 का स्क्वायर, सो दैट मीन्स 4, और ny का वैल्यू क्या करना है कि इवन ही सिर्फ लेना है, इवन ही हो रहा है और नहीं हो रहा है, तो क्या है कि ny का वैल्यू आप 4 कंसिडर करें तो क्या आ रहा है कि 16, तो 4 और 16 मिलके 20 बना रहा है, तो ठीक है ये एक्सेप्टेबल है। और 10 करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए आप यहाँ पे तो करिए ऐसा कि 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 करने के लिए क्या होगा कि आपको ny का वैल्यू क्या लेना है, सिर्फ इवन लेना है। तो यही चीज़ आपको प्रॉब्लम में मेन काम था, तो वही करें कि यहाँ पे 2 रखे तो 4 को अभी 6 लेना ज़रूरी है, तो ये तो नहीं हो रहा है। और ny का वैल्यू क्या है कि नेक्स्ट जो इवन नंबर है 4 करने से 16 हो रहा है, तो ये जो वाला ये इंटीजर तो हो रहा है ठीक ही, बट आपका nx और ny जो एक्सेप्टेबल केस है,
NX का वैल्यू क्या है कि ऑड इवन जो भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट NY का वैल्यू जो इवन है, इसलिए इसमें जो 10 आ रहा था एक क्वेश्चन का सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, इंटीजर आ रहा है बट इसमें कॉम्बिनेशन में रिजल्ट में जो 10 नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे देखिए कि NX का वैल्यू ऑड इवन दोनों ले सकते हैं, बट NY का वैल्यू इवन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंसिडर किया कि NX का वैल्यू 2 और NY का वैल्यू 4, तो ठीक है। तो जो कंडीशन हो रहा था उसको सेटिस्फाई कर रहा है, और जो कॉम्बिनेशन होकर 20 ये भी बन रहा है और एक इंटीजर हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये MCQ वाला क्वेश्चन था 2 नंबर का क्वांटम से, इसका जो आंसर होगा 1/4 ऑफ E, मतलब ग्राउंड स्टेट का जो एनर्जी होगा वो इक्वल टू क्या होगा, 1/4 ऑफ E। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 29, जो एक न्यूक्लियर फिजिक्स से पूछा गया था। देखिए प्रॉब्लम क्या था कि एक MSQ क्वेश्चन था कि फॉर GM काउंटर, मतलब गाइगर मूलर काउंटर, तो GM काउंटर के लिए कुछ स्टेटमेंट दे रखा था, तो उसके मैं आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये MSQ था 2 नंबर का। देखिए क्या क्या ऑप्शन था। तो 1 नंबर था कि इथाइल अल्कोहल used as quenching एजेंट। ठीक है, तो क्वेंचिंग एजेंट के लिए काम करता है इथाइल अल्कोहल। हाँ, ये सही है कि इथाइल अल्कोहल यूज़ करके हम लोग क्वेंचिंग मेथड को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्वेंचिंग मेथड इसमें ज़रूरत है। तो इसमें जो एजेंट होता है, मतलब ऐसा है कि इथाइल अल्कोहल ही यूज़ करते हैं हम लोग, इथाइल अल्कोहल वेपर, तो ये सही है। तो नेक्स्ट ऑप्शन में क्या था कि इलेक्ट्रिक field increases while going from axis to radially outward। और उसके साथ थर्ड ऑप्शन जो था उसमें क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही था, सिर्फ एक चीज़ वहाँ पे डिफरेंस था सेकेंड ऑप्शन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करने से डिक्रीजेस, सो वाइल, तो फिर क्या होगा कि गोइंग फ्रॉम एक्सिस टू रेडियली आउटवर्ड। तो देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करने से जो एक्चुअली जो होता है कि रेडियली आउटवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करने से। तो ये जो ऑप्शन सही होगा, ये गलत है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करना पड़ता है। तो फिर क्या होता है कि प्लैटिनम रीजियन जो आता है, आपको गैगर मूलर काउंटर में जो IV ग्राफ मिला था, तो उसमें आप काउंट पर सेकेंड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बढ़ाने से वो आता था। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। और एक ऑप्शन था कि दिस इज ऑप्शन नंबर 4, क्या था कि आर्गन इज यूज्ड सो दैट। ठीक है, और कुछ था तो ऐसा कि आर्गन यहाँ पे यूज होता है। हाँ, तो आर्गन GM ट्यूब में यूज होता है, क्योंकि आपको पता है कि GM ट्यूब में इनर्ट गैस में सील्ड होता है। एक GM ट्यूब जो होता है एक्चुअली एक कोई भी इनर्ट गैस में, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ऐसे एट लो प्रेशर में हाई वोल्टेज जैसे अप्लाइड करते हैं, तो इसलिए आर्गन, हीलियम और नियॉन ऐसा इनर्ट गैस यूज करके आयोनाइजेशन को हम लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो आर्गन जो है वो GM काउंटर में यूज होता है। कोई भी एक इनर्ट गैस रहता है, आर्गन, हीलियम, नियॉन, ऐसा GM ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो देखिए कि इसमें जो सही ऑप्शन है
जैसे क्वेश्चन भेजा मेरे को स्टूडेंट ने, तो इसमें लग रहा है कि ऑप्शन ए सही है, इथाइल अल्कोहल यूज्ड होता है क्विंसिंग एजेंट के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करने से जो रेडियली क्या होता है आउटवर्ड, वो भी सही है। और जो फोर्थ ऑप्शन है आर्गन इज यूज्ड शो दैट, ठीक है। तो इसमें आर्गन यूज्ड होता है, कोई भी एक इनर्ट गैस में वो क्या होता है कि जीएम ट्यूब सील्ड रहता है, ठीक है। एंड लो प्रेशर में आपका हाई वोल्टेज अप्लाई करने के लिए जो आयोनाइजेशन के केस आती है, तो उसी टाइम हम लोग जीएम ट्यूब के अंदर एक इनर्ट गैस कोई भी रखते हैं, ठीक है। फुलफिल रहता है जैसे हीलियम, आर्गन, नियॉन, ऐसा कुछ इनर्ट गैस, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा कि ए, बी और डी। और भी एक न्यूक्लियर से क्वेश्चन आया था, जो शायद पूरा क्वेश्चन हमें मिला नहीं, बट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पिछली बार नेट एग्जाम में भी आया था। तो क्या था कि फॉर गामा डीके के केस में बोला गया था कि कुछ ऐसा कुछ लाइन है कि 5+ ये जे का वैल्यू है, ठीक है, और एक है 4+ और 2+, ऐसा करके एक था 0+। तो क्या है कि ऑप्शन कुछ था, देखिए क्या था, शायद मेरे को पूरा क्वेश्चन तो मिला नहीं, बट ऐसा कुछ था कि 4+ से 2+, सेकेंड ऑप्शन ऐसा था कि 2+ से 0+, ऐसा करके। तो यहाँ पे जो और बाकी जो 2 ऑप्शन था तो वो हमको भी मिला नहीं, तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। तो क्या है देखिए कि यहाँ पे जो क्या है कि सिलेक्शन रूल ऑफ गामा डीके, ठीक है। तो गामा डीके का जो पॉसिबिलिटी है, तो आपको पता है कि पैरिटी चेंज होने से भी होता है, पैरिटी ना चेंज होने से भी होता है। और इसमें क्या था कि एक इस ऑप्शन के आसपास एक ऐसा कुछ था कि E3, और इसमें ऐसा था कि E2, ऐसे करके कुछ आपका जो ट्रांजिशन होता है, जैसे इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल, हाँ ऐसे कि आपका मैग्नेटिक क्वाड्रापोल, ऐसे करके कुछ दे रखा था। तो जैसे E3, E2, M2, M3 ऐसे करके 4 ट्रांजिशन दे रखा था, उसके साथ कुछ स्पेसिफिक जो मोमेंट है वो दे रखा था, ठीक है। तो देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना था आपको पहले गामा डीके का जो सिलेक्शन रूल होता है उसको लगाना था। तो मैं थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन को खुद कर लीजिए। क्या है कि इसमें करने के लिए जो आपको लगेगा कि गामा सिलेक्शन रूल का ऐसा एक एक्चुअली लॉजिक है, जैसे हम लोग को आसानी से याद रहता है कि गामा सिलेक्शन रूल कौन सा हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखे कि नो पैरिटी चेंज, तो जब पैरिटी नहीं चेंज होगा उसी टाइम आप इसको यूज़ करिए कि ये जो लाइन आपका जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो ए वाला पार्ट है, ये है कि पैरिटी चेंज केस में, ठीक है। मैं डिफरेंट कलर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको और भी समझने अच्छे लगे। देखिए थोड़ा सा मैं और एक डिफरेंट कलर लगा रहा हूँ यहाँ पे। क्या है कि इस लाइन में जो है कि इस लाइन तब यूज होगा कि जब क्वेश्चन में रहेगा कि पैरिटी चेंज हो रहा है। तो देखिए कि और क्या है कि इसमें जो कुछ लिखा रहता है कि ये जो वाला पार्ट है ये M1, नीचे वाला जो जितने पीक आ रहा है वो M से रिप्रेजेंट करें, M1, M2, M3, जैसे मैग्नेटिक जो होता है मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक क्वाड्रापोल, ऐसे करके। तो M2, M4 और यहाँ पे जो है एक्चुअली ये जो वाला पार्ट है वो क्या है कि देखिए कि E1 और इससे रिलेटेड, मतलब ऊपर वाला टर्म पीक में क्या होगा कि E से रिप्रेजेंट करें और E3, यहाँ पे E4, ये E5 ऐसे करके चलते हैं, ठीक है। देखिए फिर क्या है कि यहाँ पे क्या था प्रॉब्लम में, ठीक है, कि पैरिटी चेंज नहीं हो रहा है। तो आपको ऑप्शन में ऐसा था कि 4 से 2 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो बोलिए कि वहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल की मैग्नेटिक क्वाड्रापोल, ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल या इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं। जैसे E3 यहाँ पे दे रखा, देखिए कि 4 से 2 तक जा रहा है। तो देखिए 4 से 2 तक जब जा रहा है उसमें देखिए थोड़ा सा क्या है कि
इसमें पैरिटी चेंज नहीं हो रहा है। पैरिटी का मतलब होता है कि ये जो वाला पार्ट होता है ये स्पिन, ये पैरिटी होता है, ठीक है। जैसे आपने सेल मॉडल में पढ़ रखा है कि जे ऑफ ये क्या होता है कि पाई, जे का मतलब होता है स्पिन और पाई होता है पैरिटी। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन 2 मिला है, तो यहाँ पे देखिए कि पैरिटी नहीं चेंज हो रहा है। तो पैरिटी चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब ये वाला जो डायरेक्शन है, ये जो लाइन है, इसको यूज करें। तो देखिए क्या है कि 4 to 2, तो आपको क्या मिल रहा है कि पहला ऑप्शन जो है 4 प्लस से 2 प्लस, तो इसमें देखिए कि डेल्टा जे का वैल्यू क्या है। पहला तो पैरिटी चेंज नहीं हो रहा है तो इसको यूज करेंगे। तो डेल्टा जे क्या हो रहा है कि इनिशियल टू फाइनल, इधर फाइनल टू इनिशियल, तो क्या हो रहा है कि 2, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है कि 2। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि डेल्टा जे का वैल्यू जो होता है, मैं थोड़ा लिख रहा हूँ कि जे आई प्लस ऑफ जे एफ से स्टार्ट करके 2 कितना कि जे आई माइनस ऑफ जे एफ मॉड वैल्यू तक। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, सो 4 2 दैट मीन्स 6 आएगा, और जो आ रहा है कि 4 माइनस 2 दैट मीन्स 2। तो क्या होगा कि इसके अंदर जितने सारे होंगे तो वो सारे होंगे, तो 2 3 4 और क्या कि 5, ठीक है। ये सारे डेल्टा जे का वैल्यू है। तो इससे आपको क्या करना है कि देखिए कि पैरिटी चेंज नहीं हो रहा है इस केस में, तो इसमें आपको क्या होगा कि देखिए 2 3 4 5 6 आ रहा है। तो 2 का मतलब है, इससे स्टार्ट करें, इस लाइन को थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो वाला पार्ट है ना, जो पैरिटी नहीं चेंज हो रहा है, तो इसको देखिए, तो ए जा रहा है M1, ठीक है। तो देन क्या हो रहा है कि E2, तो यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब है E2 अलाउड है इसमें, ठीक है। बट 3 क्या है कि M3 है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था कि अलाउड जो होगा वो E3 होगा, बट 3 किस में हो रहा है कि मैग्नेटिक केस में हो रहा है, मतलब E3 नहीं हो रहा है, M3 हो रहा है, क्योंकि जो पैरिटी चेंज नहीं हो रहा है इस केस पे, तो पैरिटी चेंज नहीं हो रहा है तो इस लाइन पे जाना है, ठीक है। तो देखिए कि जो 3 आ रहा है एक्चुअली क्या होगा कि M3 होगा। तो इसमें जो जो हो रहा है कि E2 M3, उसके बाद E4 आएगा, उसके बाद ये जो है कि M5 आएगा, उसके बाद जो आएगा ये वाला जो टर्म आ रहा है मतलब E6। बट यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन में है कि इस केस में E3 दे रखा था, तो ये एक्चुअली करेक्ट नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन में जाइए कि 2 प्लस से 0 प्लस, मतलब जो जिसमें क्या हो रहा है कि इससे 2 प्लस से 0 में ट्रांजिशन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो पैरिटी है वो तो नहीं चेंज हो रहा है, मतलब इस लाइन ही आपको यूज करना है। कौन सा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से, और ऐसे करें कि ये यहाँ पे दे रखा था कि ये E2 है। E2 का मतलब है कि आपने इसमें पढ़ रखा है, E2 का मतलब होता है कि क्वाड्रापोल, ठीक है, क्वाड्रापोल। 2 का मतलब होता है क्वाड्रापोल, 1 का मतलब होता है डाइपोल, और 3 का मतलब होता है ऑक्टोपोल, ठीक है, ऑक्टापोल। तो जाए जो भी है, ठीक है। तो देखिए, तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो केस है 2 प्लस से 0 प्लस तक मैं ये देख रहा हूँ कि पैरिटी तो नहीं चेंज हो रहा है। डेल्टा जे का वैल्यू क्या होगा, 2 प्लस 0 से लेके 2 माइनस 0 तक। तो इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा कि 2, ठीक है। तो देखिए 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है, बट ये पैरिटी नहीं चेंज हो रहा है, तो इस लाइन पे जाइए, तो पैरिटी नहीं चेंज हो रहा है, 2 में आ रहा है, तो मतलब क्या है कि E2 वाला जो केस है वो अलाउड है। तो ये जो ऑप्शन वो गामा सिलेक्शन रूल का सेटिस्फाई कर रहा है, गामा सिलेक्शन यहाँ पे चल रहा है, तो इसलिए बाकी जो 2 ऑप्शन था उसमें भी गामा सिलेक्शन रूल नहीं होगा, क्योंकि ये एक MCQ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो रहा है कि ऑप्शन बी। देखिए मैं और भी एक बार बोल रहा हूँ कि डेल्टा जे का वैल्यू 2 आ रहा है और इसमें भी पैरिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए इस वाला लाइन को यूज करिए। तो कहाँ पे आ रहा है 2, E2 में आ रहा है, तो ठीक है। इसमें जो बोला गया है कि ये जो ट्रांजिशन है ये गामा सिलेक्शन रूल से सेटिस्फाई है, उसके साथ क्या आ रहा है कि E2 आ रहा है। E2 का मतलब है इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मोमेंट, ठीक है। बट इसमें E3 नहीं
हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो आ रहा है 3 के केस में, ऑक्टापोल के केस में वो क्या आ रहा है कि M3 आ रहा है, मैग्नेटिक ऑक्टापोल वो आ रहा है। यहाँ पे M3 होता तो ठीक होता, बट यहाँ पे E3 लिखा है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 31 जो एक सॉलिड से पूछा गया था। क्या है प्रॉब्लम? पूरा प्रॉब्लम तो हमें मिला नहीं, बट आप देख लीजिए थोड़ा सा कि प्रॉब्लम क्या है। कि प्रॉब्लम में बोला गया था कि एक एनर्जी और के में, दैट मीन्स डिस्पर्शन जो रिलेशन है वो क्या है कि ऐसा है। कुछ स्पेसिफिक मास के लिए, मास ऑफ पार्टिकल के लिए उसका क्या है कि कुछ ग्राफ उन्होंने दे रखा था। जैसे ऐसे था, ए था एक्चुअली M1, ए था M2 और एक इसके लिए M3, इसमें कुछ स्टार ऐसा दे रखा था क्योंकि ये सारे इफेक्टिव मास है। ठीक है, तो बोला गया था कि डिस्पर्शन रिलेशन जो इफेक्टिव मास पार्टिकल का, 3 इफेक्टिव मास पार्टिकल का शो कर रहा है कि ऐसे हो रहा है। तो आपको बताना था कि M स्टार का जो मतलब जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, तो कुछ ऑप्शन यहाँ पे था, जैसे ऑप्शन आपका था, कौन सा रिलेशन सही है कि MA स्टार, और आप ये करें कि M1 स्टार ज़्यादा है M2 स्टार से और M3 स्टार से। और क्या है कि सेकंड जो ऑप्शन है कि M3 जो है आपका क्या है कि वो ज़्यादा है, M3 ज़्यादा है M2 से, और M1 जो है वो सबसे कम है। और 2 ऑप्शन था, जैसे M1 स्टार इक्वल टू M2 स्टार इक्वल टू M3 स्टार, और जो 4th ऑप्शन था कि M of 2 स्टार greater than of M of 3 स्टार greater than of M of 1 स्टार, ऐसे कुछ रिलेशन था। देखिए कि इफेक्टिव मास का जो एक्चुअल फार्मूला होता है, तो M स्टार इक्वल टू क्या होता है कि H कट स्क्वायर अंडर D2E अंडर D के स्क्वायर। ठीक है, वही यही होता है इफेक्टिव मास जो आपने बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड में कैलकुलेट भी किया था। इफेक्टिव मास क्या होता है एक्चुअली, कोई एक फ्री केस में जब एक पार्टिकल मूव करता है उसमें जो मास होता है, और एक क्रिस्टल पोटेंशियल के अंदर जब एक पार्टिकल मूव करता है उसमें जो मास का जो चेंज होता है, जो इफेक्ट आता है, तो उसी को बोला जाता है इफेक्टिव मास। तो M स्टार इक्वल टू क्या होता है, आपने इलेक्ट्रॉन के केस में कैलकुलेट किया था कि H कट स्क्वायर अंडर D2E अंडर D के स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कि इसका सॉल्यूशन आपको क्या ऐसे करना था। देखिए यहाँ पे जो A3 वाला केस है, मास 3 वाला पार्टिकल है, इसके लिए जो एक्चुअली D2E अंडर D के स्क्वायर जो वाला पार्ट है, ये थोड़ा क्या है कि ये जो इसका जो स्लोप है और इसका जो एक्सपांसन है ना, ये थोड़ा सा वाइट है। ठीक है, वाइटर है बिटवीन द 2 and 1 पार्टिकल से, तो ये सबसे ज़्यादा लार्ज है। तो इसलिए कि M3 स्टार के लिए जो पार्टिकल है, इसके लिए ये जो D2E अंडर D के स्क्वायर का वैल्यू सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए कि ऐसा है कि M स्टार का वैल्यू इसका सबसे कम होगा। ठीक है, इसका सबसे कम होगा क्योंकि इसमें जो D2E अंडर D के स्क्वायर है, ये 3 ग्राफ से देखिए कि M3 स्टार पार्टिकल के लिए सबसे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, इसके लिए सबसे लार्ज आ रहा है, और सबसे स्मॉल आ रहा है किस लिए कि M1 स्टार के लिए, ये D2E अंडर D के स्क्वायर का वैल्यू। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव मास आएगा ये नीचे में है, तो क्या है कि डिनोमिनेटर में है। तो आपको क्या आ रहा है कि देखिए कि M स्टार जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ क्या है कि D2E अंडर
ऑफ डी के स्क्वायर, तो जिसका d2e अंडर डी के स्क्वायर का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका m स्टार का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसलिए कि m3 स्टार पार्टिकल के लिए d2e अंडर डी के स्क्वायर क्या आ रहा है, आपको ग्राफ के देख के लग रहा है कि ये इसमें ये जो चेंज हो रहा है ये ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए m3 स्टार का जो इफेक्टिव मास होगा एक कम होगा, सबसे कम होगा, और जिसमें सबसे कम चेंज हो रहा है ये m1 स्टार के लिए, तो इसलिए m1 स्टार का इफेक्टिव मास सबसे ज़्यादा होगा, किससे ना, m2 स्टार से भी। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा कि m3 जो स्टार है तो कम होगा, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, सबसे कम किसका होगा कि m3 स्टार का, तो सही है। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मास किसका होगा कि m1 स्टार, क्योंकि d2e अंडर डी के स्क्वायर इसके लिए सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 32। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस are linearly independent, are linearly independent pair of real variable x। तो कुछ ऑप्शन है कि जो ऑप्शन है e टू द पावर ऑफ ix और e टू द पावर माइनस ऑफ ix, ये एक पेयर है, और इसमें बोला गया है कि ये दोनों मिलके जो पेयर बना रहा है ये दोनों लिनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और क्या है कि एक ऑप्शन है x और उसके साथ e टू द पावर x, थर्ड ऑप्शन क्या है कि e टू द पावर x और उसके साथ 2 ऑफ टू टू द पावर माइनस 3 प्लस x, फोर्थ जो ऑप्शन था कि e टू द पावर ऑफ ix और उसके साथ साइन ऑफ x। तो पहला ये मेरे को नहीं पता चला कि ये MCQ था कि ये MSQ था, मेरे को लग रहा है ये एक MSQ क्वेश्चन था, तो ये MSQ ही क्वेश्चन होना चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए मैथमेटिक्स में आप लोग मैथ फिजिक्स में जो पढ़ रहे थे एक स्पेसिफिक टर्म जो है कि रॉन्स्कियन आप लोग पढ़ रहे थे, तो रॉन्स्कियन से आपको आसान होगा इसको टेस्ट करने के लिए। तो रॉन्स्कियन क्या होता है कि रॉन्स्कियन होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ फंक्शन, जो दोनों फंक्शन का चेक करते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट है कि नहीं, तो f1 f2 और उसके साथ ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f1 एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f2, इसको करके डिटर्मिनेंट करना था। रॉन्स्कियन कैलकुलेट करना ऐसे होता है कि जो दो फंक्शन में देखना है कि लीनियर डिपेंडेंट है कि नहीं। तो देखिए, तो उसमें क्या करना था कि f1 f2 डिटर्मिनेट करके f1 प्राइम f2 प्राइम ऐसे करना था। तो इसमें कैलकुलेट करने से ये जो पेयर बना हुआ था कि चार जो ऑप्शन था e टू द पावर ix, e टू द पावर माइनस ix, x एंड क्या है कि e टू द पावर x, e टू द पावर ix ऑफ साइन x, 2x टू द पावर x ऑफ 2 टू द पावर माइनस ऑफ 3 प्लस x, ऐसे करके आपको कैलकुलेट करना था कि ये मैंने पहले ये रॉन्स्कियन के बारे में बोल रहा हूँ कि रॉन्स्कियन होता है कि रॉन्स्कियन का वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि इसका वैल्यू 0 आ गया तो क्या होगा कि रॉन्स्कियन 0 जब आता है तो क्या होता है कि लीनियरली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। बट इन केस ये जो रॉन्स्कियन ये नॉट इक्वल टू 0 आता है तो फिर क्या होता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो इसको लगा दीजिए, चार ऑप्शन को टेस्ट करिए तो देखेंगे कि कौन कौन सा पेयर आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आपको यहाँ पे बोला गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ओके, इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ द रियल वेरिएबल x।
आप एक दो कर भी सकते हैं। जैसे आप देखिए कि यहाँ पे आप इस फर्स्ट ऑप्शन पे लीजिए तो क्या आ रहा है, देखिए कि रॉन्स्कियन इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ e टू द पावर ऑफ आई एक्स e टू द पावर माइनस ऑफ आई एक्स डिवाइडेड, और क्या है कि यहाँ पे क्या लिखना है कि ये जो इसको आपने f1 कंसिडर करें और इसको आप f2 कंसिडर करें, तो इसको डिफरेंशिएट करिए तो क्या आ रहा है, देखिए कि i ऑफ e टू द पावर ऑफ आई एक्स यहाँ पे आ रहा है माइनस ऑफ i e टू द पावर माइनस ऑफ आई एक्स। तो इसको कैलकुलेट करने से देखिए क्या आ रहा है कि आपको जो आ रहा है एक्चुअली माइनस ऑफ 2i, जो एक्चुअली जीरो नहीं है। तो जीरो जब ये नहीं रहता है तो ए लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, तो ए क्या है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब ए जो ऑप्शन सही है। तो ऐसे करके x और e टू द पावर x इसको भी ट्राई करते हैं रॉन्स्कियन कैलकुलेट करके। तो रॉन्स्कियन क्या होगा सेकंड केस में, तो देखिए कि x और e टू द पावर x इसका डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव क्या होगा e टू द पावर x। तो इसको कैलकुलेट करें कि रॉन्स्कियन इस बारे में क्या आ रहा है इस केस में, तो आ रहा है x e टू द पावर x माइनस ऑफ e टू द पावर x। तो क्या हो रहा है, a भी जीरो नहीं हो रहा है, तो क्या होगा a भी आपका क्या हो रहा है कि ये जो पार्ट है ये भी क्या होगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो इसलिए ये जो ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली ये MSQ था, ठीक है, क्योंकि ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसमें करिए तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, तो ऐसे करके देखिए ये क्या है एक्चुअली, ये जो है एक्चुअली ऐसा ही है ना कि 2 टू द पावर x अंडर 8, ठीक है। तो इसको भी करिए, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएंगे कि, तो आप खुद कर लीजिए कि 2 टू द पावर x यहाँ पे क्या है 2 टू द पावर x अंडर 8, फिर इसमें कैलकुलेट करिए डिफरेंशिएट करिए, तो यहाँ पे देखिए कि रॉन्स्कियन क्या आ रहा है, ठीक है। जीरो आएगा तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, जीरो नहीं आएगा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो इसलिए मेरे को लग रहा है ये MSQ वाला क्वेश्चन था, तो MCQ नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन था जो न्यूक्लियर से, जो अल्फा डीके से पूछा गया था। देखिए मैं वो प्रॉब्लम पहले लिख रहा हूँ क्या था। क्या है कि प्रॉब्लम नंबर 32 जो है कि एन अल्फा पार्टिकल is emitted from the decay a americium at rest, ठीक है। अल्फा पार्टिकल कहाँ से निकल रहा है कि एक रिलेशन दिया गया था, एक रिएक्शन कि 241 ऑफ AM और यहाँ पे था 94, यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल डिके हो रहा है, निकल रहा है कि यहाँ पे क्या था कि इसमें 237 हो गया U एंड 92 यूरेनियम क्या हो गया एक, और एक अल्फा निकल रहा था। तो कुछ डाटा गिवन था कि क्वेश्चन में क्या था कि कुछ रेस्ट मासेस गिवन था कि द रेस्ट मासेस जो एनर्जी के फॉर्म में गिवन था, द रेस्ट मासेस ऑफ क्या कि एल्मेशियम 94 ऑफ 241, यूरेनियम 92 ऑफ 237 एंड अल्फा आर कुछ डाटा था गिवन था 224.544 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर स्क्वायर एंड ऐसे करके रिस्पेक्टिवली था। और यूरेनियम के लिए था 220.811 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अंडर स्क्वायर एंड क्या था कि अल्फा के लिए था 3.728 ऑफ गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अंडर स्क्वायर। ये तीन पार्टिकल के लिए क्या था कि तीन न्यूक्ली ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि रेस्ट मासेस जो है ऐसा गिवन था। इस डाटा में कुछ एक्चुअल करेक्ट भी नहीं हो सकता है, थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये भी जैसे क्वेश्चन भेजा गया है तो उससे मैंने बता रहा हूँ कि ये जो डाटा कुछ मिसिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि आपको पूछा गया था कि ये जो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी
व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिट क्या था कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्क्वायर ऑफ सी, ऐसा कुछ था, ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल जो निकल रहा है इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो और उसमें एक आंसर जो लिखना था वहाँ पे लिखा गया था कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है आपको, 2 डेसिमल प्लेसेस। तो देखिए कि ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम था कि अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो आपको शायद पता है कि अल्फा पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है के अल्फा इक्वल टू क्या होता है कि एम ऑफ जो पेरेंट न्यूक्ली से जो डॉटर न्यूक्ली आता है तो उसका मास डिवाइडेड बाय क्या होता है कि डॉटर न्यूक्ली प्लस अल्फा पार्टिकल का मास, और उसके साथ क्या होता है कि ये जो फॉर्मूला होता है कि क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो यही होता है अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, डॉटर न्यूक्ली का मास, और क्या है कि मास ऑफ डॉटर न्यूक्ली प्लस अल्फा पार्टिकल का, और उसके साथ क्यू वैल्यू। और आपको ये भी पता है कि मास से आपको क्यू वैल्यू कैसे निकालना था कि आपका पेरेंट न्यूक्ली का जो मास होता है, मास दैट मीन्स एमरेशियन ऑफ जो न्यूक्ली था उससे मास उसका डिवाइड माइनस ऑफ क्या कि पेरेंट और क्या कि डॉटर, और जो प्रोडक्ट हो रहा है उससे क्या होगा कि आपको डिफरेंस करना था। ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो दैट मीन्स एम ऑफ एम एंड एम ऑफ यू एंड माइनस ऑफ एम ऑफ अल्फा, और उसके साथ क्यू वैल्यू, तो मास से x स्क्वायर मल्टीप्लाई होता था। तो ठीक है, तो पहले ये आप क्यू वैल्यू जो है इसको कैलकुलेट करिए। यहाँ पे जो मास गिवन था एनर्जी के फॉर्म में, तो यहाँ से आप पहले कैलकुलेट करें कि क्यू वैल्यू का अभी वैल्यू क्या हो रहा है, क्योंकि क्यू वैल्यू से आपको अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, और जो चीज़ यहाँ पे लगेगा वो यहाँ पे गिवन है। तो ऐसा कुछ था इस प्रॉब्लम में, तो जो हर बार आता है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद कर लीजिए। मैंने जो क्वेश्चन था और करने का जो तरीका वो बता दिया। क्यू वैल्यू पहले निकाल दीजिए और काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपका जो आंसर होगा वो बोला गया था कि 2 डेसिमल प्लेस तक करना है। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन था जो सॉलिड से था। क्वेश्चन क्या था देख लीजिए। क्या था कि एक न्यूट्रॉन बीम है, एक न्यूट्रॉन बीम के लिए बोला गया था कि जहाँ पे ये जो एनर्जी है क्या है कि एनर्जी का वैल्यू कुछ गिवन था 20.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा एक एनर्जी गिवन था। और क्या था कि वहाँ पे डिफ्रैक्टेड हो रहा है, डिफ्रैक्टेड वन पीक, तो इज ऑब्जर्व्ड फॉर जी का जो वैल्यू है कि जी का मॉड वैल्यू ऐसे था कि जी जो होता है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, उसका मॉड वैल्यू क्या दे रखा था कि 3.14 एंगस्ट्रॉम इनवर्स। ठीक है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन पूछा गया था कि एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन क्या होगा। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि इंफॉर्मेशन कुछ क्लियर नहीं है, तो थोड़ा सा अभी भी कुछ यहाँ पे लगना मतलब और भी कुछ इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए था। तो देखिए क्या है कि ऑप्शन क्या है, मैं थोड़ा इसको करने का जो तरीका वो बता रहा हूँ कि 30 डिग्री, और थर्ड ऑप्शन जो है कि 45 डिग्री, ऐसे करके जो फोर्थ ऑप्शन था कि 60 डिग्री। तो देखिए कि यहाँ पे क्या था कि जी का जो मैग्नीट्यूड वैल्यू उसको दे रखा था, और क्या था ई जो था कि 20.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें जो करना था कि आपको करना था कि एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन आपका क्या होगा। देखिए पहला तो इसमें आपको जो लगाना था, आपका जो ब्रैग लॉ होता है और ब्रैग कंडीशन होता है,
फॉर रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के लिए वही लगाना था, ठीक है। ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, वो क्या होता है, डायरेक्ट लैटिस के लिए होता है। बट ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है कि आपको पता है कि g² प्लस 2k डॉट g वेक्टर इक्वल टू 0, ये लगाना था। और इसमें आपको पूछा गया था एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन क्या होगा, तो फिर ये जो ब्रैग्स लॉ है रेसिप्रोकल लैटिस में, इसमें आपको क्या करना है कि ये डॉट प्रोडक्ट है, तो इसमें क्या आएगा क्या कि k ऑफ मॉड ऑफ g का मॉड ऑफ साइन कॉस थीटा, ठीक है। और क्या है कि कॉस थीटा जो डिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा कि वो 90 डिग्री माइनस थीटा पे, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से आप लिख सकते हैं कि g² प्लस 2kg मॉड वैल्यू है k और g का, तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉस थीटा के रिप्लेस में आप कर सकते हैं कि ये 0, तो आप क्या करते हैं कि ऐसे कर सकते हैं कि 2kg डिफ्रैक्शन एंगल पूछा कर रहा है, तो इसलिए कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, सो दैट मीन्स ऑफ साइन, एक्चुअली साइन थीटा। और आप ऐसे करें कि थीटा डी डिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि डिफ्रैक्शन एंगल क्या होगा, वो 90 माइनस थीटा जो हो रहा था एंगल, तो उसको डिफरेंस करने से आएंगे, ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ पे आपको करना था कि थीटा डी का वैल्यू कैलकुलेट करना था, जी का तो मॉड वैल्यू दे रखा था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट के आपको निकालना था, ठीक है। बट यहाँ पे जो दे रखा था कि एनर्जी, और आपको पता है कि के का मॉड वैल्यू कहाँ से आता है, के इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर लैम्डा, ये फॉर्मूला आपको पता है कि के जो होता है 2 पाई अंडर लैम्डा। और एनर्जी गिवन था, और जो क्या था कि न्यूट्रॉन के केस में था, आपने जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ रखा है, तो वहाँ पे आपने ये पढ़ा था कि डी ब्रोगली के केस में जब ये न्यूट्रॉन यूज किया जाता है तब क्या करते कि तब आप डी ब्रोगली जो वेवलेंथ आता है कि लैम्डा इक्वल टू h अंडर रूट अंडर ऑफ 2m ऑफ e लगाते हैं, ठीक है। तो और e जो था कि 20.4 ऐसा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये गिवन था, तो यहाँ से आपको लैम्डा मिल जाएगा, तो लैम्डा से आपको क्या होगा कि के का वैल्यू मिल जाएगा। और यहाँ पे एक मैं h अंडर 2m ही ऐसे इसलिए लगा रहा हूँ कि नॉन रिलेटिविस्टिक केस, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी दे रखा है, तो ये एनर्जी जो है रेस्ट मास से कम है, तो जब रेस्ट मास से कम होता है कोई पार्टिकल का एनर्जी, तो क्या होता है कि उसी टाइम हम लोग नॉन रिलेटिविस्टिक केस लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिविस्टिक केस नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने h अंडर 2m ही लगा दिया यहाँ पे। तो इसमें आप e पुट करिए और m जो है वो न्यूट्रॉन का जो मास है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, और लैम्डा यहाँ से मिल जाएगा। तो लैम्डा से आप काम करें कि k का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, और फिर जो g है तो वो तो क्वेश्चन में गिवन ही है ये जो वैल्यू, तो वहाँ से आपका जो साइन थीटा डी मिल जाएगा। तो फिर आप क्या करें कि थीटा डी कैलकुलेट कर लीजिए, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग कुछ आएगा, तो ये भी आप सॉल्यूशन कर लीजिए। ऐसा कुछ प्रॉब्लम में था, तो इसका सॉल्यूशन करने का जो प्रोसीड्यूर मैंने बोल दिया कि आपको ब्रैग्स लॉ लगाना है रेसिप्रोकल लैटिस के लिए, जो होता है g² प्लस 2k डॉट g वेक्टर इक्वल टू 0। चलिए देखिए प्रॉब्लम नंबर 34। क्या है कि एक 4x4 मैट्रिक्स, तो इसमें थोड़ा डाउट आ रहा है, ठीक है। मैंने जो पहला जो पार्ट बनाया है उसमें इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा डाउट आ रहा है काफ़ी स्टूडेंट को, तो ठीक है, उसमें थोड़ा ऑप्शन गलत था और मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया वहाँ पे। तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि ये 4x4 मैट्रिक्स जो है कि m डैगर इक्वल टू एक इंफॉर्मेशन था कि -m, और क्या था कि m4 इक्वल टू 1। आपको बोला गया था कि देन आइगन वैल्यूज क्या होगा, आइगन वैल्यूज आर। तो ऑप्शन क्या था, ऑप्शन था एक्चुअली फर्स्ट जो ऑप्शन था 1
1 और क्या कि माइनस आई और आई। सेकेंड ऑप्शन जो था कि आई माइनस आई और माइनस आई। थर्ड ऑप्शन जो था कि 1 -1 आई और माइनस आई। और फोर्थ ऑप्शन जो था कि 1 ठीक है, तो देखते हैं कि आई और आई और एक माइनस आई, ऐसा कुछ ऑप्शन था। देखिए कि यहाँ पे क्या है कि आपका जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा। ठीक है, तो पहला मैं जो करवाया था इसमें थोड़ा एक मिस्टेक मैंने कर दिया कि इसमें जो ऑप्शन था वो मैंने गलत चॉइस किया था। तो देखिए इसमें क्या है कि सिर्फ इसको सॉल्यूशन कैसे करना था कि यहाँ पे दे रखा था कि एम डैगर इक्वल टू माइनस एम। तो ए एक क्या है कि एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स है और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो हम लोग को पता है कि आइगन वैल्यू का जो प्रॉपर्टीज होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स का वो रियल होता है और एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स का क्या होता है कि जीरो और प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, तो देखिए कि इस ऑप्शन में जो जितने सारे ऑप्शन दे रखा है तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन में रियल है और इमेजिनरी है, ये तो नहीं होगा। सिर्फ क्या होता है कि जीरो होता है और क्या होता है कि प्योरली इमेजिनरी होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में सारे इमेजिनरी है तो ये पॉसिबल है क्योंकि ये एक एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। थर्ड ऑप्शन में देखिए कि थर्ड ऑप्शन में जो है रियल और इमेजिनरी है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, जीरो और क्या होता है कि प्योरली इमेजिनरी, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 में देखिए प्योर इमेजिनरी है, ये भी हो सकता है। ठीक है, बट देखिए कि एक एमसीक्यू क्वेश्चन था तो आपको ये पहले ही पता है कि जब आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स में रहता है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में रहता है, मतलब एक आई रहे तो उसके साथ एक माइनस आई रहता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में रहता है, तो इसलिए ये जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें तो सारे इमेजिनरी है, बट यहाँ पे देखिए कि ए प्लस आई माइनस आई एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, बट ये जो दोनों रह गया है प्लस आई ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा। बट सेकेंड ऑप्शन में देखिए ए प्लस आई और इससे क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्म में रह रहा है और ए प्लस आई और एक माइनस आई एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्म में रह रहा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि ऑप्शन बी। देखिए कि बी और डी दो हो सकता है बट डी नहीं होगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स में जो आइगन वैल्यू आता है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में रहता है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम में थोड़ा सा डाउट है। मैंने एक क्वेश्चन मैंने ठीक से मेरे को मिला नहीं था, तो अभी मिला है तो उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। क्या था कि एक थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन था कि एक पीवी डायग्राम गिवन था, तो एक पीवी डायग्राम गिवन था तो जिसका ग्राफ ऐसे था। मेरे को पहले जो मिला था वो एक्चुअली कैसे था कि ऐसे करके मैंने शायद ऐसे कर लिया था। ठीक है, तो मैंने शायद ऐसे कर लिया था कि ये जो दोनों एक्चुअल क्या था कि मैंने चेक ही नहीं किया। ठीक है, तो ये थोड़ा अब देख लीजिए कि इसका जो ग्राफ का जो रिजल्ट आएगा तो यहाँ पे T1 था, यहाँ पे T2 था। ठीक है, और क्या था कि A B C D, ये थोड़ा स्टूडेंट काफ़ी स्टूडेंट ये प्रॉब्लम को भेजा है, बट मेरे को जो सही लगा कि ये ऐसा होगा कि पीवी डायग्राम ऐसे था, तो आपको कैलकुलेट करने बोला गया था। शायद आपका जो ग्राफ था ये स्ट्रेट लाइन था। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि ये ऐसा भी किसी ने भेजा था कि ये एक्चुअली कैसा था कि ऐसा ग्राफ था। ठीक है, और इसमें आपको जो पूछा गया था कि एक्चुअली ये ग्राफ था, मतलब ये जो पीवी डायग्राम है ये किसका है, ये एक्चुअली क्या है कि ऑटो इंजन का है। ठीक है, मैंने जो पहले जो कंसिडर करके बनाया है इस प्रॉब्लम को, तो वहाँ पे मैंने ये कार्नो इंजन कंसिडर किया था, तो ये ऑटो इंजन था। तो इसमें आपका टीएस डायग्राम जो मिलेगा वो भी एक ऐसा
स्क्वायर बनाएगा। तो बट यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये T1 और ये जो वाला है T2, यहाँ पे T और यहाँ पे S, ठीक है, ऐसा था ऑप्शन में। और क्या होगा कि यहाँ पे A वाला पॉइंट इस पे होगा, ये B और ये C और D, और A से B तक जा रहा है, B से C, C से D और D से A, ठीक है। जो इसका जो आंसर होगा यही करेक्ट होगा। ये कार्नो इंजन नहीं था, एक ऑटो इंजन था, तो उसका जो TS डायग्राम होगा और ST डायग्राम होगा वो यही होगा, ठीक है। तो इस पार्ट में मैंने लगभग 15 प्रॉब्लम कराया। तो और भी कुछ प्रॉब्लम मेरे को मिल जाए तो आप लोग ट्राई करें, जितना प्रॉब्लम आपको अभी तक याद है, कुछ प्रॉब्लम आपको याद है तो मेरे व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पे भेज दीजिए, तो मैं ट्राई करूँगी बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन है तो उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। तो अभी इतना ही।